प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत आज हम सभी लोग अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। चूँकि पिछला जो वीडियो था उसमें स्वानुशासन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, तो अब आगे हम अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुशासनहीनता संबंधी समस्या के बारे में जो सबसे कह लीजिए प्रसिद्ध जो विद्वान हैं, उन्होंने 3 प्रकार की क्रियाओं पर बल दिया है जिससे अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है। उनका नाम है, जो महोदय हैं उनका नाम है W.P. सोरेन। W.P. सोरेन। तो इन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है, तो 3 तरीका इन्होंने बताया कि 3 क्रियाओं से उसको समाप्त किया जा सकता है। तो पहला जो तरीका है उसमें ये बताते हैं कि जो 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं, तो पहला जो है उसमें रचनात्मक अनुशासन है। इसमें क्या कहते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और है कि जब कोई बच्चा अनुशासन हीनता कर रहा है या अनुशासनहीन है, तो ये जो उसकी समस्या है और दूर करने के जो उपाय इन्होंने बताया है, तो दूर करने के उपाय जो बता रहे हैं, तो ये किन लोगों के लिए बता रहे हैं? ये बता रहे हैं एक टीचर के लिए, एक अभिभावक के लिए, या समाज का वो व्यक्ति जो इन सब से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के लिए बताएगा ना। तो वो उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि ये दूर करने के उपाय हैं, आप इन उपायों को अपनाइए। एक शिक्षक को कह रहे हैं, एक टीचर को कह रहे हैं, बाकी अन्य लोगों को कह रहे हैं। तो इन उपायों को आप अगर अपनाएंगे तो बच्चा क्या होगा? अनुशासित होगा। ठीक, इस संदर्भ में हमें इस शीर्षक को समझना है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया, 3 प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बताया रचनात्मक अनुशासन। तो रचनात्मक अनुशासन में ये मेनली मान के चलते हैं कि इसमें जो बालक है उसके अंदर ही आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, या जो स्वानुशासन की बात हम कर रहे हैं, जो पिछले वीडियो में हमने किया, तो ये स्वानुशासन की बात करते हैं कि ये उत्पन्न होना चाहिए खुद से। तो वो अगर खुद से उत्पन्न हो तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि बच्चा खुद से ही अनुशासित हो जाए। तो ये रचनात्मक अनुशासन में बात करते हैं, और ये बात करते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चा स्वानुशासित हो। तो इसमें ये बताते हैं कि जो बालक है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उसे बार बार रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी कार्य में उसका मन मस्तिष्क लगा हुआ है तो वो कार्य उसको करने दीजिए, उसको प्रेरित कीजिए, उसको रोकिए टोकिए मत बहुत ज़्यादा। रोकेंगे टोकेंगे, बार बार वही घटनाएं बार बार होंगी तो वो क्या होगा? अनुशासन संबंधी समस्या आएगी। ये आगे कहते हैं कि जितने भी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, तो एक टीचर, एक अभिभावक, जो भी इस शिक्षण अध्ययन अध्यापन संबंधी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो उसको ये बताते हैं कि पाठ्यक्रम सहगामी जितने भी क्रियाएं हैं उसमें एक ऐसा आप वातावरण तैयार कीजिए जिससे प्रत्येक जो बच्चा है, जो आपके संपर्क में हैं, जितने बच्चे, उनको अवसर लेने का भाग लेने का अवसर मिले। तो अगर कोई बच्चा किसी सहगामी क्रिया में अगर भाग ले रहा है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है वो क्या होगी? निखर के आएगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं वो। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि जो उनकी पर्सनालिटी है, जो हर बच्चे की एक अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, तो एक टीचर या अभिभावक को हमें उसका भी ध्यान देना होगा कि उसकी पर्सनालिटी के जो उसका व्यक्तित्व है उसके अनुरूप ही हम सारी क्रियाओं को करें या करवाने का प्रयास करें। ठीक, आगे ये कहते हैं कि जो
बालक है तो वो क्या करता है, जो हमारे जो आदर्श हैं, परंपरा है, खैर छोटा बच्चा इन चीज़ों को नहीं सीखेगा लेकिन अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। जैसे हम अपने ही विद्यालय में देखें कि जब हमारे यहाँ महाविद्यालय में छोटे बच्चे आते थे तो सुबह में हम लोग क्या करवाते थे, ये होता था कि फील्ड में खड़े होकर हम प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे। छोटे बच्चे भी साथ साथ वो सारी क्रियाएं करते थे, तो उनको पता था कि हम विद्यालय में जाएंगे तो हमें ये गीत आज गाना है, ये प्रार्थना होती है। मतलब कितने अनुशासित तरीके से वो चीज़ों को करते थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके सामने एक ऐसा माहौल बनाया जाता था, तैयार किया जाता था जिससे वो जुड़े रहते थे। तो कहने का यही है कि जो विद्यालय के हमारे आदर्श या परंपराएं हैं तो वो भी अनुशासन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। और साथ ही जो हमारा टीचर है उसका भी व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है होना चाहिए कि छात्र उसका अनुपालन करें। इसी के साथ जैसे और भी चीज़ें हैं, आप रचनात्मक अनुशासन के अंतर्गत ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें समय के अनुसार सुधार होते रहने चाहिए। मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता जिस समय है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार, या अपनी आवश्यकता अर्थात छात्र की आवश्यकता, जो बच्चा है उसकी, जब मैं अपनी आवश्यकता कह रहा हूँ मतलब छात्र की आवश्यकता या बच्चे की आवश्यकता, तो उस आवश्यकता के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम में संशोधन भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। और बहुत सारी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, उनको हम अपने पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं या फिर आयोजित कर सकते हैं। ठीक, तो रचनात्मक अनुशासन में ये इन चीज़ों की बातें करते हैं। अगर ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो बच्चा क्या होगा, अनुशासित होगा, स्वानुशासित होगा, अपने से अनुशासित होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे हम लोग। अब दूसरा इन्होंने बताया, चूँकि इन्होंने 3 प्रकार बताया, एक रचनात्मक, दूसरा इन्होंने बताया सुधारात्मक अनुशासन अर्थात प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रिवेंटिव मतलब कि जो कुछ होने वाला है उससे पूर्व की तैयारी, मतलब एक तरीके से कह लीजिए अगर बच्चा अनुशासनहीन होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है तो उससे पूर्व की जो तैयारी है तो वो सुधारात्मक अनुशासन के अंतर्गत आता है। तो ये क्या होगा, ये अभी बच्चा इस वाले कंडीशन में अनुशासनहीन नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकता है, तो उससे पहले की ये हमारी तैयारी है कि अगर हम ये तैयारी पूरी कर लें तो शायद बच्चा भविष्य में अनुशासनहीन ना हो। तो इस संबंध में ये बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टीचर के संदर्भ में ये कहते हैं कि अगर एक टीचर अपने क्लास के अंदर है और वो अपने जितने भी कक्षा में छात्र हैं 10, 12, 15, 20, अगर वो उनको उनके नाम से अगर पहचानता है तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है कि बच्चा अनुशासनहीन होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि शिक्षक हमको, जो टीचर है वो बाय नेम जान रहा है, बाय फेस जा रहा है, मतलब मेरा चेहरा देखेगा तो मेरा नाम उसके सामने आ जाएगा। तो ये आप भी सोचने का प्रयास कीजिएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपका टीचर आपके नाम से बुलाए तो ये होता है कि थोड़े से हम ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो ये कहते हैं कि एक टीचर को अपने छात्रों को बाय नेम पहचानना चाहिए। ठीक है, और ये भी बताते हैं कि अगर एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो समान रूप से उसका ध्यान सभी बच्चों पे होना चाहिए, ना कि आप कक्षा में कुछ चयनात्मक शिक्षण हमको नहीं कराना है कि जो थोड़े से बच्चे तेज़ होते हैं, स्मार्ट होते हैं। छोटे बच्चे में भी यही होता है कि जो बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं वो हमको ज़्यादा पसंद आते हैं, हमारी रुचि उनमें ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो स्मार्ट हैं उन पे तो ध्यान देना ही है, बाकी जो अन्य बच्चे हैं उन पे भी हमें समान रूप से हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने का प्रयास करना चाहिए या उनको भी मुख्य धारा से हमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सुधारात्मक अनुशासन के अंतर्गत ये कहते हैं कि छात्रों के बैठने की व्यवस्था आरामदायक हो। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जब बच्चा अनुशासनहीन होता है उससे पहले की अगर हम ये सारी चीज़ें कर लें तो शायद वो अनुशासनहीनता ना करे। ठीक, वो हमेशा अनुशासित रहे। अब जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि
छोटा बच्चा है या जो भी छात्र है, बालक है, कक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन जो उसके बैठने की व्यवस्था है वो आरामदायक नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? उसका पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं, ठीक, वो उसका दिमाग इधर उधर जाएगा। आप ही महसूस करिए कि आप किसी कक्षा में बैठे हुए हैं और आप जहाँ बैठे हुए हैं या जो सामने आपके मेज़ है या कुर्सी है वो आरामदायक नहीं है, मतलब आपको बैठने में तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो अब आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई का तो यही है ना कि सारी चीज़ों से मतलब सारी सुविधाएं आपको मुहैया हो, जो आपका शरीर हो वो सही स्थिति में हो, तब तो फिर अगला स्टेप होगा पढ़ाई का। अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो फिर वो पढ़ेगा ही नहीं, तो वो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर बाकी अपना ध्यान इधर उधर लगाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उनके बैठने की व्यवस्था भी समुचित हो, और जो हमारा व्यवहार हो, एक टीचर का व्यवहार हो, तो ये मैसेज जाना चाहिए क्लास में कि हर एक बच्चा उसे अपना शुभचिंतक समझे। ये ना समझे कि क्लास में एंट्री हुआ तो फिर बच्चे ये ना समझे कि नहीं गब्बर सिंह आ गए, अब तुरंत कुछ न कुछ होगा। तो आपका व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए कि उनमें एक जैसे जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ हमारा टीचर आ रहा है, कुछ कराएगा हमको, कुछ खेल कूद कराएगा, कुछ ऐसा कराएगा जो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक बालक को सोचना चाहिए आपके जाने के बाद, या आप उस तरीके से अपना व्यवहार रखें कि बच्चा आपको अपना शुभचिंतक समझे, ठीक है। और मान लीजिए कक्षा में अगर कोई बच्चा अनुशासनहीनता कर ही रहा है, तो आप उसको किसी प्रकार का भौतिक दंड देने के अधिकारी नहीं हैं। उसे हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सुधार सकते हैं कि जिससे वो जो भी कार्य हम करवाना चाहते हैं उसमें वो सहयोग दे। और कभी भी हमें इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो टीचर है उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना करें, मतलब उसका जो आत्मसम्मान है उसको हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई बातें नहीं बोलनी चाहिए कि उससे उसको ठेस पहुंचे। कोई भी बात हो सकती है, आप सोच सकते हैं इस संबंध में, ठीक है। और एक आप अध्यापक हैं तो आपको खुद गंभीर और अनुशासन में रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें ये सुधारात्मक अनुशासन के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं। इसमें ये भी बता रहे हैं कि विद्यालय भवन स्वच्छ हो, व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यालय में छात्रों की मुख्य आवश्यकताएं जो होती हैं, पानी की, शौचालय की, बिजली, पंखा की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि विद्यालय परिवेश को राजनीति से भी दूर रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रख लेते हैं तो शायद बच्चा ना बिगड़े, अनुशासित रहे, ठीक। तो सुधारात्मक अनुशासन के अंतर्गत ये यही बात करते हैं। अब हम तीसरा इनका देखते हैं, हाँ तीसरा प्रकार देखते हैं। इसमें ये इसको नाम दिए हैं उपचारात्मक अनुशासन, ठीक, रेमेडियल डिसिप्लिन। तो रेमेडियल डिसिप्लिन कब दिया जाता है? अब ये क्या हुआ कि जो मैंने सुधारात्मक अनुशासन आप लोग को बताया उसमें बच्चा अभी बिगड़ा नहीं है। बिगड़ने से पहले हम अगर ये तैयारी कर लेंगे तो शायद बच्चा बिगड़ेगा नहीं। जो WP सोरेन है वो बता रहे हैं कि सुधारात्मक अनुशासन के अंतर्गत अगर हम कुछ तैयारियां कर लें तो शायद बच्चा ना बिगड़े, मतलब अनुशासित रहे। लेकिन अगर उन तैयारियों को हम नहीं कर पाए तो अब क्या होगा कि बच्चा बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाएगा, जब कोई बिगड़ गया तो क्या होगा? जब कोई बिगड़ गया तो उसमें ये होगा कि हम उसको सुधारे कैसे हैं, ठीक है। कि जो बच्चा अनुशासनहीन हो गया है तो उसे हम कैसे सुधारें। तो इसके अंतर्गत दो बातें, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। एक है निदान, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं, दूसरा है उपचार अर्थात ट्रीटमेंट, ठीक। दो तरीक़ों से हम उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक। तो अब डायग्नोसिस में होता क्या, जैसा कि इसमें देख रहे हैं एक आला बना हुआ है। तो जैसे हम जब भी कभी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपना ये आला वगैरह लगा के चेक करता है कि हमारी क्या स्थिति है, ठीक। डॉक्टर के पास हम पहुँचे
उसने पहले डायग्नोस किया चीज़ों को, मतलब चिन्हित किया कि क्या क्या हमें समस्याएं हैं। अब जब समस्याओं को उसने चिन्हित कर लिया, तब उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट करेगा उसका। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, सोचिएगा आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा नहीं है जाते ही तुरंत दवा लिख देता है, कुछ न कुछ वो हाथ की नाड़ी या फिर टेम्परेचर आपका चेक करता है, जो कुछ भी, ये ज़रूर ऐसा होता होगा। तो पहले वो डायग्नोस करेगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा बिगड़ चुका है, तो बिगड़ चुका है तो हम ये देखेंगे कि बिगड़ने का कारण क्या है, मतलब डायग्नोस करेंगे। जब बिगड़ने का कारण हमें मिल जाएगा तब हम उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो अब बिगड़ चुका है, ठीक है, लेकिन क्लास के बहुत सारे बच्चे अभी अनुशासित हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि उस बच्चे को उनसे थोड़ा सा पृथक रखें और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें, और साथ ही जो उनका व्यवहार है उसका कारण पूछें। जैसा कि मैंने डायग्नोस में बताया कि आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या आखिर कहाँ है, तो समस्या जानने के क्रम में उससे पूछेंगे, आप उसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, और जब सुनने के बाद फिर अपना जो भी होगा सोच विचार करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो भी ट्रीटमेंट होगा, जिस परिस्थिति में होगा, जो समस्याएं निकल के आएंगी उस परिस्थिति में आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट का मतलब अब यहाँ पे टैबलेट देने का नहीं है, आप अगर क्लासरूम में है तो उस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, माता पिता घर पे हैं तो उस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि उनको दंड देना है, कहने का मतलब है कि जो उनकी समस्या है, जिस चीज़ से उनको समस्या है, जिन चीज़ों को हमने डायग्नोस किया है, चिन्हित किया है, उनको हमें दूर करना है। अब दूर करने के लिए आप बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। जो समस्या होगा, जो कारण होगा, तो हर एक कारण का निदान है, तो आप उस हिसाब से निदान अपनाएंगे, ठीक है। अब जैसे निदान में ये नहीं है कि नहीं उन्हें बहुत डांटना है, फटकारना है, बहुत घृणात्मक दृष्टिकोण रखना है, ठीक। अगर कोई बच्चा बिगड़ ही गया है या अनुशासित नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन पर बहुत ज़्यादा हंसना है, या फिर उनकी छोटी त्रुटि अगर करें तो उस पर ध्यान नहीं देना। होता है बहुत बार कि अरे ये तो बिगड़ गया है, छोड़िए इसको, तो ऐसा नहीं है। अगर छोटी त्रुटि भी कर रहा है, अगर बिगड़ भी गया, हमें पता भी है, तो भी हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और अनुशासनहीन अगर बच्चा कभी कोई अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा भी करनी है हमें। ये नहीं है कि नहीं 10 काम वो गलत कर रहा है तो 10 काम पे तो हम ठीक है जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन एक काम उस बीच में उसने अच्छा किया, हमें उस बात के लिए प्रशंसा करनी है, हो सके वो उसके लिए टॉनिक का काम करे। तो उपचारात्मक अनुशासन में ये यही कहते हैं कि बच्चा अभी बिगड़ गया है तो बिगड़ गया है तो उसके कारण का आप पता करिए, कारण का जब पता चल जाए तब उनका निदान करिए, ठीक। अब मुझे लगता है कि ये जो WP सोरेन की जो अनुशासनहीनता संबंधी जो 3 प्रकार हैं, रचनात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक, इसके संदर्भ में मोटा जानकारी आपको हो गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।